स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम जो एक G7 इकोनॉमी है, एक विकसित इकोनॉमी है, वहां एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो रखा है पिछले 5 हफ्तों से, क्योंकि वहां बोरिस जॉनसन के बाद टोरी पार्टी यानी कंजर्वेटिव पार्टी में एक इंटरनल चुनाव हुआ जिसमें लिज ट्रस यानी जो लिज ट्रस है, जो वहां की प्राइम मिनिस्टर चुनी गई, जो वहां की पहले फॉरेन सेक्रेटरी यानी विदेश मंत्री हुआ करती थी। अब उन्होंने अपना एक फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया, क्वाजी क्वाटेंग, और वो एक मिनी बजट लेकर आए। अब उस मिनी बजट में बहुत सारे टैक्स कट बोले और उन्होंने कहा ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है और ग्रोथ ओरिएंटेड हमारी पॉलिसी रहेगी और हमारा मकसद है कि पुरानी जो पॉलिसीज है उससे अलग पॉलिसी बनाना, अलग पाथ चार्ट करना और यूके की इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ ले जाना। और उसके लिए उन्होंने बहुत मेजर टैक्स कट्स करे, यानी बहुत जो अमीर लोग हैं, सबसे अमीर लोग हैं, उनका टैक्स काट दिया, कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया, ये सारी चीजें करी उन्होंने। और साथ ही साथ वो एक एनर्जी गारंटी बिल भी लेकर आए जिसके जरिए जो वहां यूएस में रशिया वॉर की वजह से एक एनर्जी क्राइसिस हुआ है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस हुआ है, ताकि लोगों को अपने घर हीट करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, उसकी कॉस्ट जो बढ़ गई है उसको गारंटी किया इस बजट के जरिए। लेकिन यूके के फाइनेंशियल मार्केट्स इसको एक्सेप्ट नहीं किया और वहां एक क्राइसिस क्रिएट हो गया क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वहां की बढ़ गई। तो लिज ट्रस जो वहां की प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सीरीज ऑफ अपनी पॉलिसीज में यू टर्न किया। पहले तो अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, चांसलर ऑफ एक्सचेकर क्वाजी क्वाटेंग को हटाकर जर्मी हंट को बनाया, जिन्होंने पूरा का पूरा जो उनका मिनी बजट था उसको धराशायी कर दिया है। तो आज हम इस वीडियो में यह समझेंगे कि यह मिनी बजट क्या था और यूके में इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो आखिर में क्या है, क्यों है, उसका जेनेसिस, सारी चीजें हम समझेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज कुंवर प्रतीक एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू यूके इकोनॉमिक क्राइसिस। ये यूके में जो इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हुआ है इसकी वजह क्या है। उसके पहले आप सभी को मैं बोल दूं, आप सभी मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इन तीनों जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, तीनों जगह फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझको PDF चाहिए आपको तो ये ग्रुप फॉलो कर लेना, PDF आपको मिल जाएगी, नहीं तो तीनों जगह अपने सवाल आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अब अगर मैं यूके इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करूं तो यह यूके का इकोनॉमिक क्राइसिस कोई अभी का क्राइसिस नहीं है। इस क्राइसिस की अगर हम जड़ में जाएं, इफ आई एक्सप्लेन टू यू द रूट कॉजेस, तो ये रूट कॉज चालू होता है मार्गरेट थैचर से। 1980 के दशक में मार्गरेट थैचर, जिनको आयरन लेडी ऑफ यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बनी, पहली यूके की महिला प्रधानमंत्री। और उनने जो आर्थिक नीतियां अपनाई, आज के समय अगर हम देखें, लुक बैक करें, तो उन नीतियों की वजह से ही आज यूके के इकोनॉमिक क्राइसिस इतना प्रबल हुआ है। तो उनकी नीतियां क्या थी? जब हम यूके की प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर की बात करते हैं और उनकी नीतियों की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात उन्होंने क्या करा? रिच लोगों के लिए टैक्स कट किया, अमीर के लिए। उन्होंने क्या किया? गरीबों के लिए जो वेलफेयर स्कीम्स थी उनमें जो पैसा खर्च हो रहा था वो कट कर दिया। उन्होंने पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज करा और उन्होंने बिग बैंक फाइनेंशियल डीरेगुलेशन किया, यानी मार्केट फोर्सेस को पूरी तरह काम करने का मौका दिया। तो बेसिकली ये क्या दिखाता है? ये दिखा रहा है उनका बिलीफ ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स में। ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स क्या होता है? कि अगर अमीर आदमी बेहतर करेगा, अगर मैं अमीर आदमी का टैक्स कम कर दूं तो वो इंसेंटिवाइज होगा हमारी इकोनॉमी में पैसा लगाने के लिए, और वो फिर जब इन्वेस्टमेंट करेगा उसकी वजह से जॉब क्रिएट हो गया, उसकी वजह से इनकम क्रिएट होगा, उसकी वजह से सबका भला होगा। तो अमीर का भला करो तो सबका भला होगा, क्योंकि वो ट्रिकल डाउन आएगा, उसका बेनिफिट सभी को।
ये इनकी पॉलिसी का थ्रस्ट था। अमीर का टैक्स काटो, गरीबों को टैक्स जो हमारा वेलफेयर स्कीम है वो कट करो, ताकि फिस्कल प्रूडेंस आए। मतलब गरीबों पे खर्चा फिस्कल इंप्रूडेंस है और अमीरों को टैक्स बेनिफिट इंसेंटिव है। तो ये जो पॉलिसी की शुरुआत थी जिसने यूके को स्थिति में लेकर खड़ा किया है, ये मार्गरेट थैचर के जमाने से चालू हुई। और इनकी पॉलिसी की वजह से हुआ क्या, 1980 में ब्रिटिश इकोनॉमी में जब मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करते हैं तो 30% योगदान था मैन्युफैक्चरिंग का, और 2022 में मैन्युफैक्चरिंग का ब्रिटिश इकोनॉमी में सिर्फ 10% योगदान रह गया। तो मैन्युफैक्चरिंग धराशायी हो गया। और जो यूएस इकोनॉमी में 1990 से 2008 के बीच में जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ, जो भी वेल्थ जनरेट हुई, वो सर्विस सेक्टर में, स्पेसिफिकली फाइनेंशियल मार्केट्स में हुई। अमीर से अमीर लोग का फायदा हुआ, गरीबों का फायदा नहीं हुआ। अगर हम ग्रोइंग इनकम इनइक्वालिटी की बात करें 1980 से 2022 के बीच में, यानी अमीर और गरीब के बीच का अंतर देखें तो यह अंतर 1980 में बहुत कम था। यह अंतर लगातार आप देख रहे हो, लाल लाइन रिच की है, ब्लू लाइन गरीब आदमियों की है, यह अंतर लगातार बढ़ता चला गया। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो अमीरों की वेल्थ थोड़ी डिक्रीज होगी, लेकिन फिर इंक्रीज हो गई। तो ये क्या दर्शा रहा है, एक समय अमीर गरीब के बीच में अंतर यूनाइटेड किंगडम में बहुत कम था, और 2008 यानी जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो ये अंतर काफी बढ़ गया, और अभी भी ये अंतर काफी ज्यादा बड़ा है। यानी टॉप 10% लोगों का वेल्थ ज्यादा बढ़ा, बॉटम 50% जो ये नीली लाइन है ये कम बढ़ा। तो ये क्या दर्शा रहा है कि जो 1980 में मार्गरेट थैचर की पॉलिसीज थी उसकी एक रेपरकशन था। और 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो वहां कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करी गई, ऑस्टेरिटी की पॉलिसी। ऑस्टेरिटी का मतलब क्या है, खर्चा कम करो, वेलफेयर पे खर्चा कम करो, एक्सपेंडिचर कम करो वेलफेयर स्कीम्स पे, ऑस्टेरिटी पॉलिसी। उसका भी गलत इंपैक्ट यूके इकोनॉमी पे पड़ा। फिर एक और डिसीजन ब्रिटिश इकोनॉमी ने ले लिया कि हमारी हालत खराब है, अपनी गलतियों को देखा नहीं, दूसरों को ब्लेम कर दिया कि हमारी हालत खराब है क्योंकि हम यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं और हमारे सारे जॉब्स यूरोपियंस लेकर चले जा रहे हैं, तो हमें यूरोपियन यूनियन में नहीं रहना। हमने ब्रेग्जिट वहां रेफरेंडम करा दिया और वो कहा कि हमें यूरोपियन यूनियन में नहीं रहना। और ब्रेग्जिट होने की वजह से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को, ब्रिटिश कंट्री को यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने की वजह से गुड्स और सर्विस ट्रेड में 6% का नुकसान हुआ। तो ये समस्या है, ये भी गलत डिसीजन था ब्रेग्जिट। और उसके लीडर कौन थे, बोरिस जॉनसन। तो ये भी समस्या है कि अपनी गलतियों का भांडा किसी और पे फोड़ दो, ये है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, उनकी जीडीपी को देखिए आप, 2021 से देख रहे हो आप, लगातार ये देख रहे हो, ये थोड़ी सी बढ़ी जब लॉकडाउन खुला, लेकिन उसके बाद से लगातार आप देख रहे हो ये जून के क्वार्टर में नेगेटिव था, अभी जुलाई अगस्त के क्वार्टर में नेगेटिव आया है, -0.3%। तो ग्रोथ है ही नहीं यूके इकोनॉमी में। उसके बीच में जब लिस्ट ट्रस्ट, जिनके ऊपर अब कोई ट्रस्ट नहीं बचा है यूके इकोनॉमी का और मार्केट्स का, उसके साथ ही साथ क्या हुआ, 2022 की शुरुआत में रशिया यूक्रेन वॉर चालू हुआ और यूरोपियन इकोनॉमीज ज्यादातर रशियन ऑयल और गैस पे डिपेंडेंट है। जब उन रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए तो ऑयल गैस के दाम बढ़े, जिसका असर यूके की महंगाई पे दिखा। यूके की महंगाई 300 साल में सबसे ज्यादा पहुंची, 9.9% पहुंच गई। आप ये देखो 2020 में कहां था, 1% से भी कम, 1% से भी कम से 2 साल के अंदर 1000 टाइम इंक्रीज हो गया। 1% से भी कम से लगभग 10%। तो ये महंगाई हो गई क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर है, इसका असर हम लोग पे भी आया है। अब उसके बीच में लिस्ट ट्रस आए, उनने बहुत सारी चीजें अनाउंस करी कि इनकम टैक्स रेट में कट हो जाएगा,
सुपर रिच का 45 वाला जो टॉप रेट है 45% टैक्स देना पड़ता, वो हम हटा रहे हैं। नेशनल इंश्योरेंस की जो कैप थी उसको रिवर्स करा जाएगा। स्टैंप ड्यूटी वाला जो था कि उसको कम किया जाएगा। बैंकर का जो बोनस क्या है उस पर कैप नहीं लगेगी। ऐसे कई अनाउंसमेंट उनने किए। अब इन सारे अनाउंसमेंट के बाद जो यूके मार्केट्स हैं उसमें भूचाल आ गया, क्योंकि इन्होंने एक तरफ से टैक्स कट किए। तो एक तरफ से अगर आप टैक्स कट कर रहे हो, अगर आप एक सिंपल सा मैथ्स होता है ये, अगर आप किसी इकोनॉमी में आप 100 रुपए कमाते थे टैक्स के जरिए, अब आपने वो टैक्स कट कर दिया, अब आप कमा रहे हो 50 रुपए। सिंपल है, पहले 100 रुपए टैक्स कमाते थे, 50 रुपए कमा रहे हो, तो ये आपका रेवेन्यू हो गया। तो आपका 50 रुपए से रेवेन्यू कम हो गया। दूसरी तरफ आप कह रहे हो एक्सपेंडिचर पे हम खर्च करते थे 150 रुपए, अब हम खर्च करेंगे 250 रुपए। और ये 250 रुपए कहां से आएगा? ये हम बोरो करेंगे, उधार लेंगे। तो मार्केट्स ने इसको नेगेटिव तरीके से देखा कि आप ये जो अनफंडेड एक्सपेंडिचर है, जो बोरोइंग से आप पूरा करना चाहते हो, ये मार्केट्स ने एक्सेप्ट नहीं किया। और दूसरी गलती लिज ट्रस की गवर्नमेंट ने ये करी कि वहां जब भी कोई बजट पेश होता है यूके में, तो वहां एक ऑफिस ऑफ बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको शॉर्ट में OBR बोलते हैं, जिसका काम है जो भी बजट एस्टिमेट्स हैं उनका इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन करना, ये देखना कि जो नंबर्स सरकार दे रही है क्या वो जुड़ रहे हैं, क्या वो फंड कर सकती है सरकार। तो ये जो बोरोइंग से फंडिंग की बात थी, इसको मार्केट्स ने नहीं एक्सेप्ट किया और मार्केट्स भूचाल में आ गए। और जो पाउंड की वैल्यू थी वो हिस्टोरिकली सबसे लो पॉइंट पे पहुंच गई डॉलर के मुकाबले। पाउंड हिट द रिकॉर्ड लो अगेंस्ट डॉलर, यानी आप ये देखिए $1.30 के अराउंड था और गिर के $1.0.3 पहुंच गया कुछ ही दिनों के अंतर में। यहां देखिए, और साथ ही साथ सरकार की जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, जब जैसे भारत सरकार बॉन्ड बेचती है अपने, तो उसकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग होती है, इंटरेस्ट रेट उसको मिलता है बॉन्ड यील्ड। वो बॉन्ड यील्ड बढ़ गई क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं था कि सरकार इतना पैसा बोरिंग करके कैसे करेगी, तो उसका कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ गया। तो आप जब 250 करोड़ आपको लेना था, अब ये आपको 250 बिलियन पाउंड्स महंगा मिलेगा, तो आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ गई, तो आप पे डेट बढ़ जाएगा, सरकार का डेट भी बढ़ गया, तो एक इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हो गया यूके में। साथ ही साथ बिल्स तो बढ़ ही रहे थे भाई, प्राइस सर्च तो था ही वहां। तो उनने अपने मिनी बजट में क्या अनाउंस किया कि हम आम जनता को बेनिफिट देने के लिए एक प्राइस कैप लगाएंगे। अब ये प्राइस कैप क्या है? पहले प्राइस कैप कितना था? 280 पाउंड मेगावाट पे, यानी कोई भी आदमी अगर 280 1 मेगावाट बिजली इस्तेमाल करता है तो उसको 280 पाउंड देने होंगे। अगर इससे ज्यादा महंगी बिजली हो जाती है तो उसको तब भी 280 पाउंड ही देने होंगे। अब इन्होंने अपने बजट में ये जो प्राइस कैप था जो आम जनता के लिए था, वो इंक्रीज कर दिया 520 पाउंड मेगावाट पे, बढ़ा दिया। अब समस्या यहां ये है कि ये जो प्राइस कैप लगाया एनर्जी प्राइसेस पे, कि चाहे बिजली जो उत्पादित कर रहा है उसको कॉस्टिंग ये आए या ये आए, चाहे 1000 पाउंड आए चाहे 10,000 पाउंड आए, जनता सिर्फ इतना पैसा देगी। लेकिन ये जो प्राइस कैप है इसको इन्होंने टारगेटेड नहीं बनाया। भाई भारत में क्या होता है, भारत तो टारगेटेड है। अगर आप 200 हमारा क्या होता है, 200 यूनिट तक इस्तेमाल करोगे तो 2 रुपया दोगे, 400 यूनिट इस्तेमाल करोगे तो 4 रुपया दोगे। ऐसे होता है ना, सेग्रीगेटेड है, जो जितना ज्यादा इस्तेमाल करेगा वो इतना ज्यादा बिजली का बिल देगा। अब यहां क्या है, सुपर रिच अगर 10,000 मेगावाट बिजली भी इस्तेमाल कर रहा है तो हर मेगावाट बिजली पे वो इतना देगा। एक गरीब
अगर 100 मेगावाट बिजली इस्तेमाल कर रहा है तो वो भी इतना ही देगा। तो टारगेट कहां था? आपको टारगेट करना चाहिए था, तो उससे भी एक क्राइसिस पैदा हुआ। और ये जो एनर्जी प्राइस गारंटी था, ये लिस्ट ट्रस्ट सरकार ने अगले 2 साल के लिए अनाउंस किया। अब उस पे भी जो जेरेमी हंट हैं, उनके नए फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने इसको भी हटा दिया है। उन्होंने कहा ये 2 साल के लिए नहीं रहेगा, ये सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए रहेगा, यानी 2023 अप्रैल तक रहेगा। तो ये भी उनके हाथ से निकल गया। तो एक इकोनॉमिक क्राइसिस भयंकर पैदा हुआ। और अगर हम यूएस डॉलर के आगे डिफरेंट करेंसीज जो गिरी हैं उसमें देखें, तो सबसे ज्यादा गिरावट जापानीज येन में देखी गई है, उसके बाद पाउंड में गए 25% लगभग, उसके बाद स्विस फ्रांक में देखी गई, स्विट्जरलैंड की करेंसी, उसके बाद आप यूरो में लगभग 20% की देखी गई है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर को लगभग 11.5% की, और इंडियन करेंसी 10% गिरी है। तो लगभग सेकेंड हाईएस्ट गिरावट पाउंड में देखी गई है। तो इसकी वजह से एक इकोनॉमिक क्राइसिस वहां क्रिएट हो गया, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गई, लोगों के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। क्यों? क्योंकि जब इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हो रहा है तो वहां का जो, जैसे यहाँ आरबीआई है, वहां बैंक ऑफ इंग्लैंड है, उसको इंटरवीन करना पड़ा बॉन्ड मार्केट में पेंशन फंड्स को बचाने के लिए, क्योंकि पेंशन फंड्स अपना जो पैसा है उसको इंश्योर करते हैं। तो अगर पेंशन फंड्स को इंश्योरेंस कराना है तो उनकी इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई, इसकी वजह से, इनकी हरकतों की वजह से, इनके कार्यकलापों की वजह से, इनकी गलत नीतियों की वजह से। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इमीडिएटली इनके मिनी बजट के बाद आकर 65 बिलियन पाउंड्स के गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए, और साथ ही साथ ये अनाउंस किया कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में वो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाएंगे। तो उसकी वजह से क्या हुआ? लोगों के लिए घर खरीदना महंगा हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें, जैसे आप गिल्ट मार्केट की बात करें, गिल्ट क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट। तो यूके की जो 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो लगभग, उस पे इंटरेस्ट रेट कितना था? अगर आप देखो, अगस्त 2020 में करीबन 0.2% था, वो लगातार बढ़ता चला गया, और इनके बजट अनाउंसमेंट के बाद सितंबर में वो पहुंच गया 4% के ऊपर, 4-4.5% पे। सिर्फ यहां इनने बजट अनाउंस किया और यहां से स्पाइक हुआ, यहां पहुंच गया, क्योंकि लोगों को इनके बजट पे विश्वास नहीं था कि ये अनफंडेड एक्सपेंडिचर करना चाह रहे हैं, बोरोइंग के थ्रू एक्सपेंडिचर करना चाह रहे हैं। इकोनॉमिक्स में बोरोइंग उतनी ही अलाउड होती है जितना ज्यादा आप अफोर्ड कर सकते हो, जितना आप पे कर सकते हो। आप, ये क्या है भाई? आप सरकार का डेट बढ़ा रहे हो। तो ये सारी चीजें हो। तो यूके इकोनॉमी में क्या हुआ? 1980 के बाद से एक सिचुएशन क्रिएट हुआ कि लो ग्रोथ थी इन यूके इकोनॉमी, जिसकी वजह से जब आपकी अर्थव्यवस्था में कम ग्रोथ होती है तो आपको रेवेन्यूज कम मिलते हैं सरकार को। तो वो जो लॉस है उसको मेकअप करने के लिए आप क्या कर रहे हो? जनता से हायर टैक्स वसूल कर रहे हो। जब जनता से हायर टैक्स वसूल करोगे तो स्पेंडिंग लेस होगा, फिर लो ग्रोथ। तो एक विशियस साइकिल चालू हो गया। अब इस समय क्या हुआ? इस समय सरकार एक दिशा में जाना चाह रही है यूके में, और बैंक ऑफ इंग्लैंड अलग दिशा में जाना चाह रहा है। यानी सरकार क्या चाहती है? टैक्स कट करे और सब्सिडी कट करे, यानी मार्गरेट थैचर की पॉलिसीज वापस, ताकि स्पेंडिंग को बढ़ाया जा सके। और बैंक ऑफ इंग्लैंड क्या कह रहा है? इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड क्या कह रहा है? इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है ताकि स्पेंडिंग को कम करें। तो यानी यूके इकोनॉमी को दो, उनकी सरकार और बैंक ऑफ इंग्लैंड अलग अलग दिशा में खींच रहे हैं, जिसकी वजह से क्राइसिस क्रिएटेड है। अगर हम यहां देखें, सरकार क्या चाहती है? टैक्स कट करे, मार्गरेट थैचर की पॉलिसी। एनर्जी सब्सिडी दे, प्राइस कैप गारंटी। इनकम टैक्स कट करे, कॉर्पोरेट टैक्स में फ्रीज लगा दे, नहीं बढ़ाएंगे। तो उनका बेसिकली उसकी वजह से होगा क्या? उसका रेवेन्यू लॉस होगा टैक्स कट्स की वजह से, सरकार का जो घाटा है वो बढ़ेगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? पाउंड गिर रहा है 1985 के बाद सबसे ज्यादा। फिर 10 ईयर के जो गवर्नमेंट बॉन्ड है उन पे इंटरेस्ट रेट जो सरकार को देना पड़ा है, वो कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ गई, और यूके में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? सरकार को ज्यादा पैसा उधार लेना पड़ेगा,
ज्यादा बॉन्ड इशू करेंगे, जब ज्यादा बॉन्ड इशू करेंगे तो डिमांड तो गिर जाएगी, सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, तो आपकी बॉन्ड यील्ड ज्यादा देनी पड़ेगी, आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ेगा, तो वही होगा मोर बॉन्ड फॉर मार्केट टू अब्सॉर्ब, लोअर डिमांड फॉर बॉन्ड हो जाएगी। ठीक है, हायर सप्लाई ऑफ बॉन्ड है तो हायर यील्ड हो जाएगा, यानी बोरोइंग कॉस्ट सरकार के लिए बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ बैंक ऑफ इंग्लैंड क्या कर रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है तो यहां को भी बढ़ाना है, फिर इमरजेंसी रेट हाइक करना पड़ेगा क्योंकि यूएस इकोनॉमी में इनके बजट की वजह से इशू आ गया है। तो ये सारी चीजें हो रही है, इन्फ्लेशन भी मैनेज करना है, तो दो अलग दिशा में यूके इकोनॉमी को खींचा जा रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले कि बैंक ऑफ इंग्लैंड आगे क्या कर रहा है यह समझने से पहले, और जो वहां के हाउसिंग सेक्टर उसमें क्या क्राइसिस आ रहा है यह समझने से पहले, आप सभी को मैं ये बता दूं, आप सभी हमें यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारे बैच में एनरोल कर सकते हैं। हमारे बैचेस में एनरोल करने के लिए आपको यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी। ये एक फाउंडेशन बैच है जो हमारा आखिरी फाउंडेशन बैच है, इसमें एनरोल करना है आपको। और ये फाउंडेशन क्यों बोला, क्योंकि यहां आपको स्टार्टिंग से ABCD ऑफ सारा यूपीएससी पढ़ाया जाएगा और प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करी जाएगी। इसमें खास तौर से आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में, जिसमें भी आप पढ़ना चाहते हो वो। साथ ही साथ इसमें सारी की सारी क्लासेस लाइव होंगी, 900 घंटे से ज्यादा की। बाद में वही क्लासेस आपको 2 साल के लिए रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी अवेलेबल रहेंगी। प्रीलिम्स के लिए खास तौर से टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स दिया जा रहा है। मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी डेली, और आपको वीकली रिवीजन क्विज भी दिया जाएगा, उस पर फीडबैक दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको इसमें डेली करंट अफेयर्स भी कराया जाएगा, और खास तौर से इसमें आपको जो बाकी जगह आपको नहीं मिलेगा, चाहे जितना सस्ता कोर्स कोई दे रहा हो, वो है मेंटर्स, जो एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस देंगे आपको पूरी तैयारी के बीच में। ये सारा की सारी चीजें आपको 19,000 रुपए में मिल जाएगी अगर आप कोड लगाओगे KP लाइव। 18 तारीख से इसकी क्लासेस चालू हैं, शाम को 6 बजे से। ये एक इवनिंग बैच है, सो इसमें ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। अब आगे आ जाते हैं यूके इकोनॉमी पे। अब बैंक ऑफ इंग्लैंड क्या करने की कोशिश कर रहा है ताकि यूके इकोनॉमी को क्राइसिस से निकाला जा सके, और वहां अगला क्राइसिस क्या होने वाला है। तो ये सारी स्थिति जब बनी कि इन्वेस्टर वेर ऑलरेडी वरीड अबाउट ह्यूज कॉस्ट ऑफ टैक्स कट एंड एनर्जी सब्सिडीज प्रॉमिस्ड बाय न्यू प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस्ट बिफोर फाइनेंस मिनिस्टर क्वाजी क्वाटेंग, जो अब हटा दिए गए हैं, अनाउंस्ड मोर कट्स ऑफ टैक्स लास्ट मंथ। ठीक है, रादर देन बैंक मार्केट्स को तो हिट करना चाहिए स्ट्रांग ग्रोथ की, लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि हायर इन्फ्लेशन है और अनफंडेड फिस्कल पॉलिसी है, अनफंडेड खर्चे की बात कर रही है सरकार, उस वजह से मार्केट क्रैश कर गए, बॉन्ड यील्ड बढ़ गई। तो पेंशन फंड्स को बढ़ाने के लिए अब बैंक ऑफ इंग्लैंड, और इन्फ्लेशन को कम करने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड को, जैसे आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, उनको भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो उनका पाउंड स्टर्लिंग है वो लगातार गिरा, डॉलर की अपेक्षा में 25% लगभग गिर चुका है इस साल। जब वो गिर रहा है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन और हो रहा है, क्योंकि जब आपका करेंसी गिरेगा तो बाहर से सामान खरीदना आपके लिए महंगा हो जाएगा। जब महंगा हो जाएगा तो आपके इन्फ्लेशन में और ऐड करेगा, वो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो जाएगा, क्योंकि वो अपना इंपोर्ट यानी तेल के लिए, खाने के लिए और दूसरे पदार्थों के लिए इंपोर्ट पे निर्भर है। तो इवन मोर वरिंग, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा है कि यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड लेफ्ट, यानी बैंक ऑफ क्या बोला, जो यील्ड थी गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे जो मैंने आपको दिखाई, ये लगातार बढ़ गई। तो ये भी समस्या है बैंक ऑफ इंग्लैंड के लिए। ठीक है, स्पेशली लॉन्ग टर्म डेट कॉजिंग प्रॉब्लम फॉर पेंशन इंडस्ट्री, क्योंकि फिर उनको इंश्योरेंस करने के लिए, अपने जो फंड्स है उनको इंश्योरेंस करने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो यह समस्या क्रिएट हो गई। तो सरकार, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने क्या किया, उनने बॉन्ड जाकर खरीदे कि मार्केट को स्टेबलाइज करे, ताकि जो डिसफंक्शंस ऑफ बॉन्ड मार्केट है उसको ठीक करा जा सके। तो 65 बिलियन पाउंड्स के उन्होंने जाकर बॉन्ड खरीदे ताकि पेंशन फंड्स के गिरावट रोकी जा सके। साथ ही साथ
They were forced to tap vast amounts of emergency collateral driven investment. यानी यही तो है ना जो मैं आपको बोल रहा हूं, पेंशन फंड अपना इंश्योरेंस कराने के लिए, ताकि उनको अगर आगे कोई नुकसान हो फाइनेंशियल मार्केट्स में तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस से करी जा सके, तो उसको क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी ड्रिवन इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी कोलैटरल। तो जो लोग इंश्योरेंस करते हैं पेंशन फंड्स का, उनने कहा भैया हमें ज्यादा पैसा दो तब हम इंश्योरेंस करेंगे। तो ये बचाने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड ने $65 बिलियन को बॉन्ड खरीदे, बेफिजूली में, सरकार की गलती की वजह से। अब while the intervention bolsters particular section of gilt market, क्योंकि उन्होंने पेंशन फंड को टारगेट किया तो पेंशन फंड्स को फायदा हुआ, लेकिन एक नया क्राइसिस खड़ा हो गया है वहां, जो है वहां के हाउसिंग मार्केट में। क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है वहां, तो बहुत सारे लोग जो वहां घर खरीद कर बैठे हैं, उन सबके इंटरेस्ट रेट घर खरीदने में बढ़ने वाला है। और यह बोला जा रहा है कि लगभग 4000 से 5000 पाउंड हर साल लोगों का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ने वाला है, और जिसमें से 1500 पाउंड लगभग सरकार ने जो गलत निर्णय लिए हैं, यूके सरकार ने, उसकी वजह से है। क्यों? क्योंकि जो भी लेंडर्स हैं उन्हें टेम्परेरी लेंडिंग रोक दी है, क्योंकि उनको है कि भी अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो अभी नए कस्टमर्स को मत दो, जब बढ़ जाएगा तब दो। ठीक है, स्टॉप इशूइंग मॉर्गेज टू न्यू कस्टमर्स, यानी हाउसिंग लोन। अदर रैम्प्ड अप रीपेमेंट रेट्स, यानी जिन्होंने पहले लोन ले रखा है उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। तो बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है। तो नया घर खरीदना वहां अनअफोर्डेबल हो जा रहा है बहुत लोगों के लिए। ठीक है, तो मॉर्गेज डील्स फॉर कस्टमर नाउ फीचर रेट अराउंड 5 to 6%। पहले क्या था इंटरेस्ट रेट? देखो, दिखाया था मैंने आपको। पहले जो इंटरेस्ट रेट थे ये थे, ये तो बॉन्ड यील्ड है। पहले जब इंटरेस्ट रेट की हम बात करें, ये बॉन्ड यील्ड को देख लो, पहले यहां था, अब यहां पहुंच गया 4% के ऊपर। ठीक है, तो यही चीज है यहां। तो अब लोगों को जो लोन घर खरीदने के लिए 0.5%, 1% इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता था, अब उनको उस पे 5 से 6% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। अ स्टीप इंक्रीज फ्रॉम नॉर्म्स अराउंड 2%। पहले 2% अराउंड देना पड़ता था, अब 5 से 6% देना पड़ रहा है, डबल देना पड़ रहा है। तो इसका डर क्या है कि कोलैप्स ऑफ प्रॉपर्टी मार्केट हो जाएगा, कोई खरीदेगा ही नहीं घर। जब कोई घर ही नहीं खरीदेगा तो क्या होगा? वहां कोलैप्स हो जाएगा। तो ये सारी चीजें यूके इकोनॉमी में हो रही हैं। मेरी आशा है क्या समस्या यूके इकोनॉमी में आप समझे होंगे। एक तरफ इन्फ्लेशन की समस्या है, दूसरी तरफ लो ग्रोथ की समस्या है, तीसरी तरफ ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स की समस्या है, चौथी तरफ ये जो बजट लेकर आए मिनी बजट, उसने यूके इकोनॉमी को और धराशायी स्थिति में डाल दिया। तो मेरी आशा है आप इस बात को समझे होंगे। और एंड में जाने से पहले, यूपीएससी के लिए तैयारी करना है आपको तो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ये कोड लगाएंगे आप तो ये आपको 19,000 रुपए में मिल जाएगा। 18 अक्टूबर से क्लासेस हैं, 6 बजे शाम से इवनिंग बैच है, इसमें एनरोल कर सकते हैं। जाने से पहले आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ये 3 जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सेशन की पीडीएफ अगर चाहिए तो ये ग्रुप फॉलो कर लेना, यहाँ सेशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।